हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस का 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं 5 सितंबर का शिफ्ट 1। तो इसके पहले हम लोग 1 सितंबर का और 4 सितंबर के तीन सेट लगा चुके हैं। एमटीएस में 3 सेट होता है एक दिन में, एक हमने 1 सितंबर लगा लिया, 4 सितंबर लगा लिया। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 6 सेट लगा चुके हैं। आज 5 सितंबर में एंट्री कर रहे हैं, मतलब आज हमारा कौन सा सेट होगा? ये होगा 7th सेट होगा। तो ऐसे ही एक एक करके करते जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा 2022 का सेट भी हमने सारा लगा दिया है। इसमें मई वाला पूरा हुआ है, जून वाला नहीं हुआ है, लेकिन 2021 वाला पूरा का पूरा हो चुका है एकदम से। अच्छा, एमटीएस के अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और आईबी, इन सब के भी हमने डिस्कशन कराए हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम तैयार करते हो, आप सारा का सारा सेट लगाइए। अच्छा, इन सारे सेट्स के अलावा प्रीवियस पेपर का होल सोल पेपर डिस्कस करने के अलावा इस समय हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं। और टॉपिक वाइज डिस्कशन में इस समय हमारा चल रहा है साइनोनिम। तो साइनोनिम 10 बजे रात में लाइव क्लास चलती है। एक दिन में 40-50 साइनोनिम हम लोग डिस्कस करते हैं, वही वाले सारे जो 2023 में एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक तरफ से हम लोग साइनोनिम कर रहे थे। हमने सबसे पहले शुरुआत में स्टेनो का साइनोनिम किया सारा का सारा, सीपीओएसआई का साइनोनिम किया सारा का सारा, सीएचएसएल का कर दिया सारा का सारा, और अभी हाल ही में हम लोगों ने सीजीएल का सारा कर दिया। अब इस समय आज रात में 10 बजे हम करने जा रहे हैं 2023 में एमटीएस में जितने भी साइनोनिम पूछे गए थे, सारे के सारे साइनोनिम एक साथ आज रात 10 बजे हम लोग करेंगे। आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इसको करने में, तो 10 बजे रात में हमारे साथ लाइव हो जाइए। पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो स्टार्ट हुआ आपका पहला क्वेश्चन ही साइनोनिम का है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन में साइनोनिम किसका बताना है? इंसिस्ट का होता है। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी एक ही बात पर बार बार आग्रह करना। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको आप लेकर के में ले जाते हैं, लाल लाल गुब्बारा दिखा, वो पहुंचते ही शुरू हो जाता है, पापा वो गुब्बारा लेंगे, पापा वो गुब्बारा लेंगे, पापा वो गुब्बारा लेंगे, लाल वाला लेंगे, लाल वाला लेंगे, लाल वाला लेंगे। तो वही होता है मतलब। और परसिस्ट का मतलब होता है एक ही बात पर अड़े रहना। तो ये इंसिस्ट का क्या हो गया? परसिस्ट आपका साइनोनिम हो गया। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, प्रतिरोध करना। और हीस्ट, ये एक गजब का वर्ड है, एसएससी में नया वर्ड है, इसके पहले ये वर्ड नहीं आता था। तो हीस्ट का मतलब जानते हो? कोई बड़ी लूट या कोई बड़ी चोरी होती है। ठीक है, बड़ी लूट या बड़ी चोरी, खास तौर से जब बैंक वगैरह लूटते हैं, तो बैंक वगैरह में या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह के यहाँ डाका वगैरह चोरी वगैरह होती है, तो उसको कहते हैं हीस्ट, बड़ी चोरी। असिस्ट मतलब किसी का सहयोग करना, ये आपको पता ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। देखें, ये 4 वर्ड लिखे हैं, बताना है इसमें से किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इनएक्सप्रेसिबल, तो एक्सप्रेस में देखो क्या होता है? EXPRESS, ये होता है। मेन वर्ड ये है इन एक्सप्रेस, उसकी स्पेलिंग सही है। एडजेक्टिव बनाओगे एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, पहले इन लगा दिया, स्पेलिंग एकदम से सही है, ये आंसर नहीं होगा। असैसिन गलत है। असैसिन में देखो, याद रखिएगा कि असैसिन में 2 गधे की स्पेलिंग है। अब क्या कहोगे कि ये क्या बता रहे हैं सर? हम स्पेलिंग याद करने के लिए बता रहे हैं। पहले आप 2 गधे लिखिए, ASS, फिर क्या लगाइए? ASS। ठीक है, अब लगाइए IN, असैसिन होता। असैसिन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी VIP की हत्या कर देना, किसी बड़े पॉलिटिकल फिगर हो गया, कोई राजा के घर में किसी का मर्डर वगैरह हो जाता है, तो उसको असैसिन कहा जाता है। असैसिनेशन बनता है इससे, ये वर्ब हो जाती है, उसके बाद असैसिनेशन नाउन हो जाएगा। तो ये वाला है जिसकी स्पेलिंग गलत है, और आंसर आपका यही वाला होगा। बाकी वर्ड मिसचीवस है, स्पेलिंग तो सही ही है। मिसचीवस का मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं थोड़ी शरारत किया करते हैं। इंश्योरेंस आप जानते ही हो, इन दोनों की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं हो पाएंगे। आपका आंसर कौन सा है? असैसिन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम बताना है आपका क्रूड। तो क्रूड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड? तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो ज़मीन के नीचे से खोद कर निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो जाता है, लोहा वगैरह हो जाता है।
तो उसको हम लोग ज़मीन से जब खोद के निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो वही इम्प्योरिटीज़ होता है उसी को कहते हैं क्रूड ऑयल होता है, ठीक है ना। एक इम्प्योर होता है, बाहर ला के इसको साफ़ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो इसका अपोजिट क्रूड का मतलब क्या होगा, जिसमें जो अशुद्ध होता है, और रिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जिसको एकदम से शुद्ध कर दिया जाता है। तो ये रहा आपका एंटोनिम। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेंट एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही सतर्क होता है, मतलब क्या हुआ, वेरी वॉचफुल होता है ऑब्जर्वेंट। किसी चीज़ को क्विक ऑब्जर्वर, किसी चीज़ को बहुत तुरंत समझ जाता है वो, ठीक है ना। क्विक टू नोटिस ऐसे कह सकते हो, क्विक टू नोटिस, बहुत जल्दी किसी चीज़ को नोटिस कर लेता है, ऑब्जर्वेंट होगा। पेशेंट, आप समझ रहे हो पेशेंट क्या होता है, एक रोगी होता है और एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एकदम से आदिम, मतलब जब हम लोग जंगलों में रहते थे और क्या कहते हैं, कच्चा मांस खाया करते थे, बिना कपड़े के रहते थे, ऐसे ही आदिम युग होता, पाषाण काल कह सकते हो, स्टोन एज, उसको एकदम प्रिमिटिव कहते हैं, पुरातन वाला हो गया। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4। मीनिंग बतानी है अंडरलाइन सेगमेंट की। ये लिखा है इडियम है ये, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आप लोग हमारे साथ इतने दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, एसएससी के बहुत सारे हमने पेपर्स डिस्कस किए। आप लोगों ने शायद सारे सेगमेंट को टच ना किया हो, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप एमटीएस तैयार कर रहे हैं तो आप एमटीएस ही पढ़ेंगे, सीजीएल का नहीं पढ़ेंगे। मुझसे पूछो, मैंने एमटीएस का सॉल्व कराया, सीजीएल सॉल्व कराया, सीएचएसएल सॉल्व कराया, स्टेनो सॉल्व कराया, सीपीओएसआई सॉल्व कराया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सॉल्व कराया, और मैं सीडीएस और एनडीए का भी पेपर सॉल्व कराता हूँ, बैंक का भी पेपर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो अभी चैनल पे तो खाली एनडीए यही चल रहा है, एसएससी वाला। मैं ऑफलाइन बैंक वगैरह का भी पेपर सॉल्व कराता हूँ। तो मैं मुझसे पूछो कि ये जो इडियम है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ये 2023 में एसएससी का स्टार इडियम है। मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें 2-2-3-3 किसी में तो 2-2-3-3 बार पूछा गया है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ऊंची कीमत चुकाना। ठीक है, जो बहुत महंगा पड़ता है, आपको बहुत भारी पड़ता है। तो ये फ्री तो हो नहीं सकता, एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, रीजनेबल और अफोर्डेबल भी नहीं है। क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आ स्टोन्स थ्रो एट आ स्टोन, असल में यहाँ तक करना चाहिए था, एट आ स्टोन्स थ्रो। किसी ने पूछा आपका घर कहाँ है, तो कोई आदमी कहता है एट आ स्टोन्स थ्रो, मतलब यहीं खड़े होकर पत्थर उठा के फेंकिए, जहाँ तक जाएगा वो वहीं मेरा घर है। मतलब क्या हुआ, एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ, नॉट फार, ज़्यादा दूर नहीं है। या आप ये भी कह सकते हो नियर, यहीं आसपास में है मेरा घर। एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में क्या करना है कि इन्होंने कहा जो अंडरलाइन किया हुआ, तो अंडरलाइन में एक यही छोड़ दो तो पूरा अंडरलाइन ही है। तो कह रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक ग्रामेटिकल एरर है और उस ग्रामेटिकल एरर को रेक्टिफाई करना है। ठीक है ना, लिखा है देखो, द अंडरलाइन पार्ट आर गिवन एज ऑप्शंस विद सम चेंजेज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। तो पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा किस पार्ट में गलती थी और उसी पार्ट को रेक्टिफाई करना है। लिखा है द न्यू रेस्टोरेंट ऑन द मेन स्ट्रीट, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, इज चीप दैन ओल्ड वन, नया रेस्टोरेंट जो है वो पुराने वाले से चीप है। तो यहाँ दैन लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो चीप है वो क्या होना चाहिए था, चीपर होना चाहिए था। इसमें और कोई गलती तो है नहीं। ठीक है, तो चीपर दैन, ये लिखा है इज चीपर दैन, तो ये थर्ड वाला सेगमेंट जो है वो गलत था और उसी को रेक्टिफाई कर दिया, करेक्ट। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखो करना क्या है, 7 में 4 जगह अंडरलाइन किया है। माई रिलेटिव्स में माई हो गया, शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, ये सेंटेंस है जिसमें माई को, शैल को, रीच्ड को और बाय नाउ को अंडरलाइन किया है। अब ये बता रहे हैं कि किस वादे में गलती है। तो माई रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर नाउ, बाय नाउ का मतलब ये सही है, बाय नाउ मतलब अब तक पहुंच गए होंगे वहाँ पे वो लोग। और माई रिलेटिव्स में माई भी ठीक है। शैल हैव, देखो ये शैल किसके लिए लगा है, माई रिलेटिव्स के लिए, और रिलेटिव्स क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। अच्छा, शैल किसके लिए यूज किया जाता है, आई और वी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई और वी के लिए शैल लगाया जाता है।
कभी कभी थर्ड पर्सन के लिए सेल लगता है, लेकिन उसकी शर्तें अलग होती हैं। जब हम थर्ड पर्सन के लिए सेल लगाते हैं तो मस्ट के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, एकदम मस्ट, मतलब है टू वाला समझ लो, बहुत फोर्स्ड होता है। चलिए, तो यहाँ पर मस्ट का सेंस कह रही है। अब ये हम कहेंगे माई रिलेटिव्स मस्ट हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, अब तक जरूर, मतलब ये कोई काम करना उनके लिए मजबूरी या जरूरी नहीं, आप एक जनरल से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब तक वो लोग अमृतसर पहुँच गए होंगे। तो इसके लिए आप शैल हैव ना लगा करके क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे विल हैव लगाइए, अब तक वो लोग अमृतसर पहुँच चुके होंगे, तो ये हो गया विल हैव, ठीक है। शैल में आ जाएगा बहुत ही मतलब अनिवार्य, बहुत ही जरूरी कार्य आता है, तो वो नहीं लगाना है हमको, ठीक। तो गलती किस में निकल गई, ये शैल आपका गलत था, तो ये वाला आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कर क्या रहे हैं, लिखा है द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ, आगे लिखा इन द लास्ट लेन। तो अब ये इन द लास्ट लेन एक इडियम है, इस इडियम का आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। एक बार फिर सेंटेंस पढ़ो, द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ, एक्टर ने डिसाइड किया कि वो एक जीवन जिएगा, कैसा जीवन जिएगा, इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का मतलब क्या होता है, जो एकदम एक्साइटमेंट से भरा होता है, पैशन, एक्साइटमेंट और एक्सकर्शन वगैरह से भरा होता है, ऐसा लाइफ इनको चाहिए था। तो रिसाइटिंग अवे टू द मून क्या है, रेसिंग अवे टू द मून, मून के लिए रेस करना नहीं है, रेसिंग अवे टू द मून का मतलब क्या होगा कि मतलब एक जैसे पलायनवादी दृष्टिकोण हो जाता है, escapism, a life of extreme speed ना, a life filled with excitement, हाँ ये होगा, मतलब एकदम एक्साइटमेंट, पैशन, इन सबसे फीलिंग, इमोशन से भरी हुई लाइफ चाहिए थी इनको, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई 9 नंबर पे। देखो 9 में क्या करना है, फिर इन्होंने कहा कि सेंटेंस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, ABCD किस में एरर है ये आपको बतानी है। तो वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, अब ये लगा हुआ है सिंस, सिंस के बाद क्या हुआ, समर टाइम है। अच्छा, सिंस और फार के बाद अगर टाइम दिया होता है तो हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये जो आर लिविंग है, आर लिविंग शुड हैव बीन लिविंग, ठीक है ना। इस आर लिविंग की जगह क्या होगा, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर लास्ट। चलिए, तो गलती किस में हो गई, ए वाले में ही गलती निकल गई ना। कौन सा है ये, ए वाला है, ए वाले में ये थर्ड वाला हुआ। ऑप्शन इनको ABCD देना चाहिए था, तो देते क्या है CBAD देते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, जल्दी में तो हम गलत निशान लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, इसमें कुछ अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो करेक्ट वाले से। तो इसकी जगह पर क्या मतलब, कोई हो सकता है पूरा का पूरा ये अंडरलाइन पोर्शन ही गलत हो सकता है इसका कोई पार्ट गलत हो। तो लिखा है मोहन अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब क्या होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं, गलती से ऐसा हो गया। अल्टर्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरेबल। डेजर्ट क्या होता है, देखो 2 डेजर्ट होते हैं, एक बार और मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, कोई बात नहीं, हो सकता आज कुछ नए लोग हैं, पुराने होंगे तब भी सबको याद नहीं होगा, याद करके बताओ। DESERT, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला ले लो DESSERT, ये क्या होता है, ये कोई स्वीट डिश होती है, ठीक है। रात में खाना खाने के बाद जो कुछ भी आप स्वीट डिश खाते हैं, चाहे रसगुल्ला खाएं, हलवा खाएं, आइसक्रीम खाएं, कुछ भी खाएं, जो भी मीठा खाते हैं उसी को डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट बना रहा था मोहन, डेजर्ट बना रहा था, और डेजर्ट में उसने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ शुगर, शुगर की जगह पर उसने क्या कर दिया, साल्ट। अब साल्ट तो साल्ट मिलाया होगा ना, अल्टर नहीं क्या होगा, अल्टर का मतलब बदल देना, और एडेड का मतलब क्या हुआ, उसने उसकी जगह मतलब चीनी की जगह नमक डाल दिया। तो यहाँ क्या होगा, एडेड, अल्टर्ड नहीं, एडेड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर, तो तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आ जाओ 11 में, साइनोनिम बताना है किसका, डिमिनिश का। देखो डिमिनिश का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को कम करना, एक तरह से आप कह सकते हो डिक्रीज करना, ठीक है, डिक्रीज करना, कम करना, छोटा करना या लेसन करना। अगर आपको गुस्सा लगी है तो पैसिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है इसका, मतलब ऐसे।
तो कम करने के लिए होगा। कोई इमोशन है आपकी, कोई फीलिंग है, उस फीलिंग को, उस इमोशन को वीक कर देना, काम करना। मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और गुस्से को अगर हम काम डाउन कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके गुस्से को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ठीक है, तो वीकेंड हो तो सकता है, डिमिनिश का साइनोनिम वीकेंड हो सकता है। डिमोट का मतलब क्या होता है, डिमोट से बना है डिमोशन, और डिमोट अपोजिट है किसका, प्रमोट का। प्रमोट का मतलब क्या होता है, किसी डीएसपी को एसएसपी बना दिया, प्रमोशन हो गया। किसी एसएसपी को डीएसपी बना दिया, डिमोशन हो गया। तो किसी हायर और पावरफुल प्लेस से आपको लोअर और लेस पावरफुल प्लेस पर कर दिया जाए, डिमोट करना। और रिलीगेट करना बिल्कुल यही होता है, डिमोट करना। रिलीगेट इज जस्ट एग्जैक्ट साइनोनिम ऑफ डिमोट। चलिए, ये दोनों वर्ड एक ही है। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। जैसे आप बिना टिकट के अंदर आ रहे हैं, आपको प्रिवेंट किया जाएगा, आप अंदर नहीं जा सकते, ये प्रिवेंट करना होगा। आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला हो गया। आ जाओ 12 नंबर में। तो 12 नंबर में आपको एरर बतानी है। इसमें क्या करना है, संजना रब्ड हर आइज बैडली, सॉरी हार्डली लिखा हुआ है, बैडली तो ठीक होता। संजना रब्ड हर आइज हार्डली, हार्डली का मतलब क्या हुआ, ये काम करने का ढंग होना चाहिए ना यहाँ पे। तो हार्ड और हार्डली दो चीज़ होती है। हार्डली क्या होता है, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। हार्डली मतलब शायद ही कभी, और हार्ड का मतलब होता है जोर जोर से। तो उसने अपनी आँखों को मला, और वो अपनी आँखें मली जोर जोर से, तो रब्ड हिज हर आइज हार्ड होगा, ना कि हार्डली। हार्डली का मतलब क्या हुआ, उसने आपको अपनी आंखों को करीब करीब छुआ ही नहीं है, रगड़ने की तो बात छोड़ दो। तो हार्डली की जगह हार्ड होना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, वही गलत है। नेक्स्ट आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, अ नाइट एलोन। अ नाइट एलोन मतलब केवल एक रात, इन अ होटल, किसी होटल में। कैन बी लोनली प्रॉस्पेक्ट, कैन बी लोनली प्रॉस्पेक्ट होगा या कैन बी ओनली प्रॉस्पेक्ट होगा, बताओ। लोनली मतलब क्या होता है, अकेला, जबकि होता यहाँ बताना क्या है, इकलौता। तो इकलौता बताना है, तो यहाँ लोनली की जगह ओनली लगाएंगे आप। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। स्टेटमेंट है, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। तो बुक्स को अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड जो होता है ग्रीक भाषा का, वो क्या है, बाइबल। देखो गलत लिख दिया मैंने, बाइबल ये होता है बाइबल। अच्छा, लव जो होता है, किसी भी चीज़ के लिए जो लव होता है, लव को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड लव के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फाइल, FILE, और ये हो गया बाइबल। तो बाइबल और फाइल ये दोनों वर्ड मिलाओ एक में, तो क्या बन गया, बिब्लियोफिल बन गया। तो ये तो रहा आपका आंसर। लेकिन ये 3 और वर्ड दिए हैं फाइल से, तो सब में क्या हो गया, सबका मतलब हो गया लव। तो ये इसमें एंग्लो होता है। तो एंग्लो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब या तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगी या तो अंग्रेज हो जाएगा। तो एंग्लोफिल का मतलब क्या होगा, एंग्लोफिल का मतलब अ पर्सन हु लव्स इंग्लिश पीपल या अ पर्सन हु लव्स इंग्लिश लैंग्वेज। हीलियोफिल क्या होता है, हीलियो यूज किया जाता है सन के लिए। कौन वाला सन, आपका बेटा नहीं, ये सूरज वाला सन। तो हीलियोफिल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जिसको सन बहुत अच्छा लगता है, सन से लगाव है उसको। पीडोफिल, पीडो किसके लिए यूज किया जाता है, चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो कोई आदमी जो बच्चों से बहुत प्यार करता है उसके लिए लग जाएगा। क्लियर हो गए चारों वर्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वंस मोर। ग्रुप ऑफ बीज। तो ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं। कभी देखा आप लोगों में, जो लोग गांव के होंगे, कभी कभी देखा होगा कि कहीं पीपल के पेड़ वगैरह में मधुमक्खी लगी होती है। तो सीजन जब ऑफ हो जाती है, गर्मी आ जाती है, जब सरसों के खेत वगैरह, सरसों वगैरह कट जाती है, तो वो मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़ के एक साथ झुंड में हजारों मक्खियाँ एक साथ उड़ते हुए कहीं जाती हैं। तो उस झुंड को क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों के उस झुंड को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्वार्म। तो स्वार्म इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब और वर्ड आता है गैगल, तो ये भी झुंड ही होगा। तो गैगल किसके झुंड को कहते हैं, तो गैगल जो होता है ना, वो गीज के झुंड को कहा जाता है। अब कहोगे गीज क्या होता है, गीज गूज का प्लूरल है और एक तरह का हंस होता है ये, तो उसी के झुंड को क्या कहा जाता है, गैगल। पैक क्या होता है, पैक ऑफ हाउंड्स होता है। हाउंड्स क्या होता है, शिकारी कुत्ते वगैरह होते हैं, तो उनके झुंड को पैक कहा जाता है। और भेड़ियों के झुंड को भी पैक कहा जाता है, पैक ऑफ वुल्फ्स।
सोल क्या होता है? ये फिश होती है ना एक साथ, जैसे मछलियां, मान लो 200-400 मछलियां या 10-20-25 मछलियां एक साथ तैरते हुए कहीं की ओर निकलती हैं, तो एक साथ तैरने वाली, एक झुंड में तैरने वाली मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। ये इसके पहले भी कई बार आ चुका है, मुझे याद है मैं 2-3 बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर पे, जिसमें आपको खाली जगह भरनी है। लिखा है कि कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर? क्या आप अपने फेवर में कोई डैश चीज कोट कर सकते हैं? तो क्या आप अपने फेवर में कुछ कोट कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? एनी लाइन्स, एनी समरी, एनी प्रेसिडेंट या एनी आंसर। तो देखो कोट करने की बात आ गई तो क्या लगेगा? प्रेसिडेंट लगेगा। प्रेसिडेंट का मतलब एनी इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस अर्लियर, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज के पहले घटित हुआ हो, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल फॉर योर एविडेंस, जो आपके एविडेंस के लिए, आपके लिए सबूत का काम करे या आपकी बात के लिए एग्जाम्पल का काम करे, और पहले घटी हुई कोई ऐसी घटना जिसका आप उदाहरण देना चाहते हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, लाइन्स और समरी और आंसर का मतलब आप समझ रहे होंगे। 17 नंबर पे आओ, वंस मोर ब्लैंक का क्वेश्चन है। लिखा कि सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल, सुरेश तमिल सीख रहा है डैश 2 मंथ्स। 2 मंथ्स क्या हो गया बेटा? पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने से। तो पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ हैज बीन लर्निंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे फॉर लगाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह का ये क्वेश्चन आया था जिसमें सिंस लगा हुआ था, सिंस लास्ट समर, तो उसमें हमने हैज बीन लगाया था। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ हैज बीन लर्निंग दिया ही हुआ है, तो टाइम के पहले 2 मंथ्स, 2 महीने का समय है, तो फार लगेगा। तो सिंस और फार के यूज पर ये क्वेश्चन था, इसमें क्या लगाना है आपको? फार। यहाँ सिंस आप नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ मंथ का नाम लिखा होता, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम सिंस लगा देते, लेकिन ये नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ, हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ऐसे में हम लोग फार यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो खाली जगह भरना है। लिखा आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुम उनके साथ ऐसा करो, किसके? अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ ऐसा करो जो लोग डूइंग रॉन्ग टू हर, उसके साथ गलत कर रहे थे। मैंने अपनी दोस्त को सलाह दी कि अपने एम्प्लॉयर्स के साथ ऐसा करो। अब यहाँ लिखा है फाइट फायर विद फायर, एक इडियम है, फाइट फायर विद फायर। फाइट फायर विद फायर का मतलब आग से लड़ना हो तो आग के साथ लड़ो, मतलब अगर आपको आग से लड़ना है तो आग लेके लड़ो, मतलब जैसे लोहे को लोहा काटता है, टिट फॉर टैट। तो ये टिट फॉर टैट, यही तो ठीक है। तो इन्होंने अपनी दोस्त को सलाह दिया कि वो लोग तुम्हारे साथ जैसा कर रहे हैं तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, मतलब टिट फॉर टैट वाला सलाह दिया इन्होंने। तो ये पहला वाला आंसर सबसे ज़्यादा सुटेबल है। आगे लिखा है फाइन वर्ड्स बटर्स नो पर्सन, मतलब क्या हुआ? फाइन वर्ड्स मतलब अगर आप बहुत अच्छे अच्छे शब्द, मीठा मीठा बोलते हैं, तो मीठे मीठे शब्दों के बदले कुछ मिलता उलता नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। मतलब मीठे मीठे शब्द या चापलूसी आपको कोई उपलब्धि नहीं दिला सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है। फाइट द गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट का मतलब क्या हुआ? अगर लड़ो तो अच्छे से लड़ो, मतलब इनका ये है कि वो लड़ने के लिए नहीं, मतलब ये है कि व्हाट एवर यू डू इट वेल, जो भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बहुत बढ़िया से करो। परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर लेवल, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। फिलहाल यहाँ ये आंसर नहीं है, इडियम अच्छा है। फाइंडर्स कीपर्स, जो फाइंडर्स हैं वो कीपर्स होते हैं, और लूजर्स वीपर्स, जो खोते हैं वो रोते हैं। सपोज करो जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई, आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप रो रहे होंगे, लेकिन जो पाया होगा वो अपने पास रखेगा उस चीज़ को, वो खुश होगा। तो जिसको कोई चीज़ जिसको मिलती है वो उसकी होती है, जिससे खोती है उसकी नहीं होती, इसका ये मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपको 4 वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड। एक अंडरलाइन किया हुआ डिस्टिंग्विशेज, अंडरलाइन किया हुआ डिस्टिंग्विशेज, और एक लिखा है सक्सीड, तो आपको दिख गया होगा सक्सीड गलत है। वेंचर लिखा हुआ, एटीट्यूड लिखा है, तो वेंचर, एटीट्यूड और डिस्टिंग्विश सही है। सक्सीड की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली सक्सीड की स्पेलिंग क्या होता है? SUCC, फिर आप क्या लगाएंगे? EE लगाएंगे, फिर आप D लिखेंगे, सक्सीड, ठीक है। SUCCEED होता है, तो ये आंसर आपका कौन सा हो गया? ये सक्सीड वाला आपका ऑप्शन
गलत है। बाकी डिस्टिंग्विश का मतलब भेदभाव करना, भेदभाव नहीं, वो पक्षपात वाला नहीं, अंतर कर पाना, डिफर कर पाना। और वेंचर का मतलब होता है रिस्क उठाना, खतरा उठाना, ठीक है। और एटीट्यूड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 20 में। यहाँ भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो डिस्क्रिपेंसी एक वर्ड है, एक रेसलर दिया है, तो डिस्क्रिपेंसी भी सही है, रेसलर भी सही है। अकम्पनीमेंट, अकम्पनीमेंट में यहाँ जो वाई है वहाँ पे क्या लगाओगे, आई। तो देखो कंपनी में वाई होता है, लेकिन जब वो आप उसको अकम्पनीमेंट कहोगे तो वाई की जगह आई हो जाएगा। एक होता है डिबेटेबल, डिबेट से बना हुआ। डिबेट का मतलब जिस पर हम बहस करते हैं, डिबेटेबल का मतलब कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस करने लायक है, ठीक है। तो अकम्पनीमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा अकम्पनीमेंट नहीं, आपको डिस्क्रिपेंसी का मतलब समझ लीजिए। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति। विसंगति का मतलब होता है जब दो चीज़ों में कोई डिफरेंस पाया जाता है, उसको कहते हैं विसंगति। जैसे आपका भाई बहुत सीधा साधा हो, आप गुस्सैल हो, तो लोग कहते हैं यार दोनों भाइयों में कितनी डिस्क्रिपेंसी है, कितना डिफरेंस है, ये चीज़। रेसलर पहलवान होता है, आपको पता ही है। अकम्पनीमेंट किसी का साथ देना, सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 21 से 25 में, कहानी वही है। चलो पढ़ लेते हैं जरा। देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग ये सोच सकते हैं कि जो होमवर्क है वो एक अननेसेसरी बर्डन है बच्चों पर। क्यों होगा आगे बताएंगे। फर्स्टली एक कारण इन्होंने बताया, मेनी रीजन्स की बात की था इन्होंने, मेनी रीजन्स में एक बताया कारण ये इन्होंने कि देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट दैट आइडिया। इस आइडिया को, इस विचार को सपोर्ट करने वाले कई सारे एविडेंस हैं कि होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, कि होमवर्क एजुकेशनल आउटकम को, शैक्षिक परिणाम को, आउटकम क्या होता है रिजल्ट, तो एजुकेशनल रिजल्ट को इम्प्रूव करने में होमवर्क कुछ नहीं करता। तो कुछ नहीं करता में क्या करोगे, ये चूंकि एक थ्योरी है तो यह क्या लगाओगे, डज नथिंग। ठीक है, डज नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। कंट्रीज सच एज फिनलैंड, उन्होंने कहा कि फिनलैंड जैसे देश जहां स्कूल चिल्ड्रन आर नॉट गिवन होमवर्क रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल्स, तो जो इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह हुआ करता है शिक्षा पर, तो फिनलैंड के बच्चे वहाँ पे टॉप करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल होता है उनको। आउट परफॉर्म नेशंस, वो उन लोगों, उन देश के बच्चों से आउट परफॉर्म मतलब उससे बेहतर परफॉर्म करते हैं जहाँ पर सेटिंग होमवर्क इज अनआर्म, होमवर्क देना एक मतलब जरूरी काम माना जाता है। सेकेंडली दूसरा तर्क है कि मेनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी डैश, बहुत सारे पेरेंट्स का मानना है कि जो स्कूल डे होता है, जो दिन स्कूल का समय होता है, ऑलरेडी डैश, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कई घंटे हैं। एंड लीव्स देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड, और बच्चे क्या हो जाते हैं, टू टायर्ड टू डू फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न होम, कि जब वो घर आते हैं तो उनके पास समय ही नहीं होता पढ़ने का। अब चौथे में है डैश, इट इज रिकग्नाइज्ड दैट, ये बात रिकग्नाइज की गई है, ये चीज़ महसूस की गई है, टू प्ले टाइम इज जस्ट एज डैश एज स्टडी टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए स्टडी टाइम जितना ज़रूरी है, पढ़ाई जितना ज़रूरी है, उतना ही प्ले टाइम मतलब खेलना भी उनके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया, यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं। तो फाइनली के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हो ना, अभी एक बताया उन्होंने फर्स्टली, उसके बाद कहा उन्होंने सेकेंडली, और तीसरी बात और आखिरी बात है तो थर्डली ना लगा के शायद फाइनली होगा, ये चौथे नंबर पे फाइनली आ सकता है। ठीक है ना। और पांचवें नंबर पे क्या होगा, एज इम्पोर्टेंट एज, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, खेलना उतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए जितना कि पढ़ना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 21 पे आ जाओ। यहाँ पे आप लगाओगे क्या, आर्गू, आर्गूज, बी आर्गूज, बी के साथ आर्गूज नहीं लग सकता। हैव आर्गू गलत हो जाएगा, हैव के साथ क्या लगाना चाहिए था, आर्गूड लगाना चाहिए था, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब आर्गू या आर्गूज में से क्या लगना चाहिए था, आ जाओ यहाँ देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले इसको एक बार क्लियर कर देना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का मैटर है भाई। जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे बताएंगे कि यहाँ क्या लगेगा। आप भी साफ हो जाओ, आप भी क्लीन हो जाओ। चलो अब कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं, कुछ पीपल माइट डैश दैट,
अब याद रखना ये माइट लगा हुआ है, तो माइट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? माइट के बाद आर्गूज, वर्ब में एस नहीं लग सकता। माइट के बाद क्या लग सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब सेकेंड वाले फिलर पे आ जाओ। सेकेंड वाला फिलर यहां पर इन्होंने कहा, पहला तर्क तो ये है, इस बात के सबूत मिले हुए हैं कि होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम। पूरा पढ़ने के बाद हम लोग पाए कि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के एजुकेशनल आउटकम में होमवर्क कुछ नहीं करता, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करता। तो होमवर्क यहाँ नथिंग लिखा ही हुआ, जब नथिंग लिखा ही हुआ है तो यहाँ क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। अच्छा, होमवर्क क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज नथिंग। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन पे, डज नथिंग। यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन है, विल डज नथिंग। देखो विल के बाद तो डज लगा ही नहीं सकते, विल डू हो सकता था, गलत हो गया। हैज के साथ डू, हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता ना, हैज के साथ डन लगना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अच्छा, यहाँ डज लिखा है, यहाँ डू लिखा है। अच्छा, होमवर्क सब्जेक्ट है आपका, होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, होमवर्क के साथ डू नहीं लगा पाओगे, होमवर्क सिंगुलर है, डू प्लूरल है, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? होमवर्क डज नथिंग। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में इन्होंने सिचुएशन को याद करो। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि जो स्कूल का टाइम है वही इतना ज़्यादा है कि बच्चों को खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो स्कूल का समय बिग इनफ है कि नॉट इनफ है कि इनफ ऑफ है कि लॉन्ग इनफ है? बताओ। टाइम के लिए हम लोग बिग लगाते नहीं हैं, साइज के लिए लगाते हैं। टाइम क्या होता है? लॉन्ग टाइम होता है, तो इसके लिए क्या लगाओगे? लॉन्ग। नॉट इनफ, अब ये पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल में इतना देर हो जाती है कि घर आके उसको पढ़ने लिखने का या फिर से दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, इतना थक जाता है। तो नॉट इनफ कह दोगे तो बात उल्टी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगेगा। इनफ ऑफ नहीं लगाया जाएगा, जब इनफ ऑफ तब प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो ये वाला है, चौथा देख लो और पांचवा देख लो, एक साथ देख लो। मैंने कहा था, उन्होंने कहा फर्स्टली, उसके बाद कहा उन्होंने सेकेंडली, और आखिरी बात कह रहे हैं। तो आखिरी बात के लिए सिमिलरली लगाओगे कि फाइनली लगाओगे कि यूजुअली लगाओगे कि नॉर्मली लगाओगे? तो हम आखिरी बात के लिए क्या लगाएंगे? फाइनली लगाएंगे। थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ठीक है, अब आगे देखना, पांचवे में बेनिफिशियल दिया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल दिया है, सून दिया है और हैड दिया है। मैंने यहाँ क्या बताया था कि पढ़ाई का समय बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट खेलने का समय भी है। तो अब इम्पोर्टेंट की जगह पर इन्होंने इम्पोर्टेंट तो नहीं दिया, तो अब क्या लगा सकते हो? खेलना उतना ही बेनिफिशियल है कि कॉन्फिडेंशियल है कि सून है कि बैड है? तो सून और बैड हटा दो। तो खेलना बच्चे के लिए उतना ही डैश है जितना कि पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे आके। ठीक, क्वेश्चन में आ जाओ। नंबर 4 पे क्वेश्चन था, यहाँ पे था ना कि अब देखो यहाँ फुल स्टॉप लग गया, तो यहाँ सारी बातें हुई थी कि स्कूल में बच्चा इतना ज़्यादा थक जाता है कि फिर घर आके पढ़ने का उसको मन नहीं करता। अब यहाँ लिखा डैश इट इज़ रिकग्नाइज्ड, अंत में ये बात मान ली जाती है। तो अब ये बताओ, यहाँ तो फाइनली ही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पहली बात, दूसरी बात, उसके बाद आखिरी बात फाइनली हो गया। अब यहाँ कहा कि टाइम इज जस्ट एज डैश एज स्टडी टाइम, तो टाइम उतना ही, खेलना जो होता है ना प्ले टाइम इज जस्ट एज के बाद क्या होगा? बेनिफिशियल एज स्टडी टाइम। क्लियर हो गया ना? अब हम लोग सारे के सारे आंसर कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, तो ये 5 सितंबर का पहला वाला था, ये भी हम लोगों ने कर डाला 25 क्वेश्चंस। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सारे ख़त्म कर देंगे। अच्छा चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है, जिन लोगों को भरना है वो लोग तैयार हो जाएं, बहुत ज़्यादा वेट मत करना कि आखिरी टाइम आएगा तब भरेंगे। CHSL का आपका CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। CHSL का 2022-2023 दोनों का प्रीवियस पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, आप लोग वहां से अपना प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लीजिए। और इसमें 2023 में जितने भी वोकैब वगैरह के क्वेश्चन थे उसका सेशन चल ही रहा है। रात में 10 बजे हमारे साथ जुड़िए, 1 घंटे के लिए आपको अब कम से कम 40-50 वोकैब का वो सेशन होता है। ठीक है, और वो भी कैसा होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें, मैं तुरंत बताता हूँ, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। उम्मीद है रात में 10 बजे आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।